तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले लोगन पॉल एंड बैड बनी से। तो लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी एक ऐसा मैच है जो कि लोग हमेशा सोचते रहते हैं एंड चाहते हैं कि हो। रेगुलरली मैं आपको बताता हूं कि लोगन पॉल हो सकता है आगे जाके कभी रेसलमेनिया में बैड बनी को फेस करे, क्योंकि ये बहुत तगड़ा मैच होगा। लोगन पॉल ऐसा लगता है कि नेचुरली बने हैं रेसलिंग के लिए एंड बैड बनी ने भी ये चीज़ जो है रेगुलरली प्रूफ कर रखी है। तो ऐसे में जो अगर इनका मैच होगा तो बहुत ही खतरनाक सेलिब्रिटी मैच होगा। अभी रिसेंटली में लोगन पॉल जब यूएस चैंपियन बने तो ESPN के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू सेशन किया। वहाँ पे वो आंसर ये भी करते हैं कि हाँ वो ट्राई करेंगे कि वो जितना हो सके अपीयर हो WWE शोज में फुल टाइम करने की कोशिश करेंगे। रॉ स्मैकडाउन में वो सरप्राइज के तौर पे आ सकते हैं। साथ में लोगन पॉल से क्वेश्चन करा गया बैड बनी के बारे में कि क्या वो रेडी हैं या फिर वो एक मैच करना चाहेंगे बैड बनी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो लोगन पॉल का रिस्पॉन्स क्या है वो आप लोग देख सकते हो, फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेट करके। यहाँ पे लोगन पॉल कहते हैं I'm going to leave that up to Triple H, but I will say one thing. Mr. Bunny don't want this smoke. I'm a maverick. We eat bunnies for breakfast. तो इसका आंसर करते हैं लोगन पॉल, कहते हैं कि देखो ये तो मैं ट्रिपल एच पे छोड़ूंगा, वो उनके ऊपर है, वो मैच कराना चाहे ना करना चाहे, उन्हें जो है बुकिंग वगैरह करनी है वो उनका काम है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर से कहूँगा मिस्टर बनी को यानी बैड बनी को कि वो जो है मेरे से कम्पीट, मेरे से लड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं एक मैवरिक हूँ एंड हम जो है भाई बनीस को नाश्ते के अंदर खाते हैं। तो इन्होंने जो है एक तरीके से ऐसे कह दिया कि मैं तो कच्चा चबा जाऊँगा बैड बनी को, क्या है वो मेरे सामने। तो लोगन पॉल धमकी देते हैं, वार्न करते हैं एक तरीके से बैड बनी को कि मेरे से दूर ही रहना, मेरे से तो नहीं लड़ना चाहोगे, मैं मैवरिक हूँ, मैं नाश्ते में चबा जाऊंगा तुम्हें। तो ये कुछ कहना है लोगन पॉल का। एंड बैड बनी से लड़ने को वो एक तरीके से तैयार ही है, क्योंकि अगर धमकी दी है, बाकी वो ट्रिपल एच पे छोड़ते हैं कि अगर ट्रिपल एच करना चाहे तो। अब अगर इस पे बैड बनी का रिस्पॉन्स आ गया ना, मजा आ जाएगा भाई। इनका मैच बिलीव मी गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनका मैच बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर हो गया ना, ये मैच ऑफ द नाइट हो सकता है किसी भी इवेंट का, क्योंकि इन दोनों पे मुझे ब्लाइंडली विश्वास है, पूरा बिलीव है। एंड शायद आपको भी होगा अगर आपने इनके परफॉर्मेंस को देखा होगा रिसेंटली में, तो मुझे तो पूरा बिलीव है। एंड आई रियली होप कि रेसलमेनिया में मैच हो, रेसलमेनिया कैलिबर का मैच है। इमेजिन करो रेसलमेनिया 40 में लोगन पॉल वर्सेस बैड बनी, मजा आ जाएगा भाई, मैं तो ये देखना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना को लेके क्या अपडेट है? तो भाई जॉन सीना का हमने हाल देखा, क्राउन जूल के अंदर कुछ खास नहीं था, काफी बुरे हालात हो गए जॉन सीना के, रिटायरमेंट तक के हालात हो गए। ऐसा लगा कि खत्म हो गए जॉन सीना एंड खत्म हो गया जॉन सीना का WWE करियर। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी करी जो कि एक टीज था कि वो रिटायर हो चुके हैं, इनका लास्ट मैच था सोलो सिकोआ के अगेंस्ट। लेकिन एक्चुअली मैं आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे भी मालूम है कि जॉन सीना अभी रिटायर हुए नहीं है एंड इनका एक और मैच, मिनिमम एक और मैच बाकी है। एंड अब मुझे थोड़ा बिलीव हो चुका है कि इनका सिर्फ एक और आखिरी मैच होगा। और ये मैच किसके अगेंस्ट होगा? तो फैंस चाहते हैं कि ये वाला मैच हो रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। अब मोस्ट प्रोबेबली अगर जॉन सीना के WWE करियर के अंदर, इस पूरे रन के अंदर अगर सिर्फ एक मैच बाकी है तो ये मैच होगा प्रोबेबली रेसलमेनिया के अंदर। एंड रेसलमेनिया में जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। देखो और भी ऑप्शन है जॉन सीना के रिटायरमेंट मैच के लिए, लेकिन जो सबसे फेवरेट ऑप्शन है वो है रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। मैं रियली चाहता हूँ कि ये मैच हो, क्योंकि इन दोनों की बहुत तगड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। जो लोग पहले से WWE देखते होंगे उनको मालूम होगा ये बेटर राइवल्स रह चुके हैं पहले। एंड अगर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन होता है रेसलमेनिया में तो ऑलरेडी बैंगर मैच है। एंड अगर यहाँ पे ऐड कर दें हम लोग कि ये जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच है, तो भाई सोच लो कितने इमोशंस यहाँ पे मिले रहेंगे एंड कितना तगड़ा ये मैच होगा। तो इसकी हैवी डिमांड है एंड पीपल वांट कि ये वाला मैच जो है रेसलमेनिया 40 में हो। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 40 में ये वाला मैच हो। ऑर्टन का रिटर्न उससे पहले तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा, इसी महीने में से तो हो जाना चाहिए ऑर्टन का रिटर्न। लेकिन अगर नहीं भी होगा तो ऑब्वियसली वो रेसलमेनिया में किसी तरीके से उस टाइम पे तो आ ही जाएंगे, वहाँ पे कम्पीट करेंगे। एंड जॉन सीना भी प्रोबेबली वहाँ पे अपना लास्ट मैच रेसल करेंगे। सो आई रियली वांट, एंड लोग भी यही चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन ही आके फेस करे जॉन सीना को उनके रिटायरमेंट मैच के अंदर। अगर आपके पास इससे भी बेटर ऑप्शन है तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बता सकते हो। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप देख रहोगे, बहुत टाइम से नोटिस कर रहोगे कि रिया रिप्ली जो है ड्रू मैकिंटायर को कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। और रिया रिप्ली ड्रू मैकिंटायर को रिक्रूट करना चाहती है बेसिकली जजमेंट डे के अंदर, लेकिन अभी तक तो फेल हुई है इस चीज़ में, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर अभी हील बने नहीं है, ट्रांजिशन में है। वो जरूर से चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एंड में जो है जाके वो हील बनेंगे, एंड ऑफ द डे वही होने वाला है। लेकिन अभी तक तो वो बेबी फेस है, इसलिए वो रिया रिप्ली के साथ वर्क नहीं कर रहे, अलायंस उन्होंने फॉर्म नहीं करी है रिया रिप्ली के साथ। लेकिन अब जो है पॉसिबली मैकिंटायर का मूड एंड मिजाज सब कुछ बदल सकता है, वो पॉसिबली ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे को। ये बोलने में काफ़ी वियर्ड है, लेकिन अभी हमने जो देखा क्राउन जूल के अंदर वो एक बहुत मैसिव टीज था जब मैकिंटायर हारे सेथ रॉलिंस से। उसके बाद बैक स्टेज जो एक छोटा सा सेगमेंट आया था जहाँ पे मैकिंटायर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एंड खुद से नाखुश दिख रहे थे बैठे हुए। रिया रिप्ली उनके पास आके खड़ी हो जाती है, कोई कॉन्वर्सेशन यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन रिया रिप्ली बस वहाँ पे उन्हें देखती है, मुस्कुराती है, चली जाती है। मैकिंटायर भी उन्हें देखते हैं। तो बेसिकली रिया रिप्ली यही दिखाना चाह रही थी कि भाई तुमने मेरी बातें नहीं मानी, अब देखो ये हाल है तुम्हारे। एंड स्पेशली क्योंकि हमें मालूम है कि
कि ड्रू मैकिंटायर को एक मैसिव हील रन भी मिलने वाला है, तो चीज़ें काफ़ी लाइकली हो जाती है कि हील ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे के साथ अलाइन होंगे। हालांकि जजमेंट डे अब पहले जानी जाती थी किस चीज़ के लिए कि ये एक एविल फैक्शन है, लेकिन अब ये एविल फैक्शन के तौर पे नहीं जानी जाती। अब जजमेंट डे एक हील डोमिनेटिंग फैक्शन है, तो यहाँ पे जो है कोई भी आ सकता है मेरे हिसाब से, जो भी हील है। ड्रू मैकिंटायर भी हील होकर ज्वाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको एविल होना पड़े इस चीज़ के लिए, बिना एविल हुए भी ड्रू मैकिंटायर इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो है आपको ड्रू मैकिंटायर आने वाले कुछ टाइम के अंदर ज्वाइन करते हुए दिखेंगे रिया रिप्ली को, बेसिकली जजमेंट डे को। देखते हैं चीज़ कब तक होती है, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू जो दिखा रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये होने वाला है। एंड में कोई प्लान्स चेंज हो जाए तो वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है डायमंड प्रिस्ट को लेकर। तो अभी हमने जजमेंट डे की बात करी, तो डायमंड प्रिस्ट को भी लेकर एक अपडेट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। डायमंड प्रिस्ट के मनी इन द बैंक सिचुएशन को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री दिख रहे हैं। आपने देखा होगा क्राउन जूल के अंदर मनी इन द बैंक कैश इन डायमंड प्रिस्ट का, लोग कह रहे हैं कि भाई या तो तुम कैश इन कराते नहीं, एंड अगर कैश इन करा रहे थे तो देन जो है रॉलिंस को जिताते या हराते। सिंपल सी बात है कि बीच में सैमी ज़ेन वाला एंगल डालना काफ़ी स्टूपिड था। सैमी ज़ेन आते हैं, ब्रीफ के चोरी करते हैं, भाग जाते हैं। तो मनी इन द बैंक की जो लेगेसी है बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू उसे बर्बाद कर रही है, ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का। एंड सही में भाई एक टाइम पे मनी इन द बैंक की बहुत वैल्यू थी, अभी मनी इन द बैंक कोई कैप्चर करता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू एक तो कैश इन नहीं कराती, एक तो 6 महीने 7 महीने टालेगी, उसके बाद फिर हमेशा एक एंगल आएगा कि कोई ब्रीफ के चोरी कर रहा है, चोरी करके भाग जा रहा है। अभी सैमी ज़ेन का वो एंगल दिखाने की कोई नीड ही नहीं थी, या तो आप रॉलिंस पे कैश इन करा देते, या तो रॉलिंस जीतते हैं या तो हारते। सिंपल सी बात है भाई, ये मनी इन द बैंक का लफड़ा तो खत्म होता, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं कराया, कैश इन भी नहीं हुआ ऑफिशियली, वो लेके भी आए ब्रीफ केस, उसके बाद सैमी ज़ेन लेके भाग गए। अब इसमें भाई सैमी ज़ेन को घुसाने की क्या नीड थी? इसका मतलब यही है कि सैमी ज़ेन, सेथ रॉलिंस एंड जजमेंट है, ये फिर कुछ महीने और आगे बढ़ेगा मंडे नाइट रॉ में, तो ये चीज़ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है, जजमेंट डे सैमी ज़ेन, जजमेंट डे सैमी ज़ेन। पहले तो ये स्टॉप हो, एंड मनी इन द बैंक का फाइनल डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यू को लेना चाहिए कि कैश इन कराना है या नहीं कराना है, तो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि वो आते हैं कैश इन करने, फिर नहीं होता है कैश इन, फिर कोई चोरी करके भाग जाता है, तो ये चीज़ अब बहुत बेकार हो रही है। अभी इसको जल्दी से जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू जो सॉल्व करे तो बेटर होगा। अभी के हिसाब से थोड़े बहुत फैंस फ्रस्ट्रेटेड इस चीज़ को लेके। बेसिकली सिंपल सी बात बोलूँगा तो मनी इन द बैंक की लेगेसी डब्ल्यूडब्ल्यू बर्बाद कर रही है, एंड इससे लोग काफ़ी ऑफेंडेड दिख रहे हैं। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है रोमन रेंस एंड एले नाइट के क्राउन जूल मैच को लेके। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक मैच से बॉच कर दिया रोमन रेंस एंड एले नाइट के मैच में? क्या रोमन हार चुके थे क्राउन जूल के अंदर? क्या 3 काउंट हो चुका था? एंड क्या जानबूझकर एले नाइट को चैंपियन नहीं बनाया गया? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी गई है, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो क्लिप में आपको नहीं दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली, आप लोग चाहो तो रिप्ले देख सकते हो। यहाँ पे जो है नोटिस ये करा गया है कि अगर आप देखोगे मैच के एंडिंग मोमेंट्स, तो जब BFT लगाते हैं एले नाइट रोमन को, जब वहाँ पे आते हैं जिमी ऊसो एंड रिंग रोप्स पे रोमन के पैर को रख के पिन ब्रेक कराते हैं, तो उस टाइम जो है ऑलरेडी 3 काउंट हो चुका था। उस टाइम इससे पहले कि जिमी ऊसो रोमन के पैर को रिंग रोप्स पे रखें, उससे पहले ही 3 काउंट हो चुका था, एंड जो रोमन है वो हार चुके थे, ऐसा माना जा रहा है। अगर आप जाके क्लिप देखोगे तो वहाँ पे आपको देख के भी ऐसा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो है एक पॉइंट है मैं कवर करना चाहता हूँ। लोगों को लग रहा है कि ये चीटिंग हुई है, ओपन चीटिंग हुई है, हालांकि सबको मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, लेकिन ये ओपन चीज़ एक्सपोज होती है तो लोग काफ़ी जो है भाई गुस्से हो जाते हैं। एक्चुअली में जो है गाइस एक्सपोज कुछ भी नहीं हुआ है, गलती वहाँ के क्राउड की थी। एक्चुअली होता क्या है कि जो क्राउड है वहाँ की 1 2 3 पहले ही काउंट कर देती है। रेफरी दूर से आके डाइव मारता, तो जब रेफरी ने डाइव मारा ना, तो वहाँ की सऊदी की क्राउड ने पहले ही 1 काउंट कर दिया, उसके बाद फर्स्ट काउंट पे 2 काउंट कर दिया उन लोगों ने, एंड सेकंड काउंट पे 3 काउंट कर दिया। तो इसलिए क्राउड के रिएक्शन की वजह से लोगों को लगा कि भाई 3 काउंट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली रेफरी डाइव मार रहा था तभी जो है पहला काउंट कर दिया था क्राउड ने। तो ये कुछ एंगल था, ये कुछ हुआ था, लेकिन इससे जो है काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई क्राउड तो 3 तक चिल्ला चुकी है, तो आखिर ये मैच एंड कैसे नहीं हुआ? एक्चुअली में क्राउड की काउंटिंग ही गलत हो गई थी, और भी इतने सारे लोगों की गलती हुई तो मतलब कमाल की बात है। लेकिन एक्चुअली में रोमन हारे वगैरह नहीं थे, बॉच नहीं था ये, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था, तो इसलिए मैंने चीज़ क्लियर कर दी है। फिलहाल इस वीडियो के लिए अपडेट्स है गाइस। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो से मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।